नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम देखने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको फैराडे के दोनों नियम बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं कि फैराडे का पहला नियम क्या कहता है। तो फैराडे का पहला नियम है कि जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। मतलब कि कोई परिपथ है इस प्रकार से, उसके नजदीक हम चुंबक को लेके आते हैं या चुंबक को उससे दूर लेके जाते हैं, या पास लाएंगे चुंबक को या दूर लेके जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना। मतलब चुंबक को पास लेके जाएंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, दूर लेके जाएंगे तो भी विद्युत वाहक बल इसमें क्या होगा, परिपथ में प्रेरित होगा। और आगे क्या कह रहा है, इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है दोस्तों जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब कि जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो तब तक अस्तित्व में रहेगा जब हम चुंबक को पास लेके आए और दूर लेके जाएं। अब बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे, ऐसा करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन कराएंगे, अर्थात चुंबक को अ, कुंडली के पास यानी परिपथ के पास लेके आएंगे और दूर लेके जाएंगे, तभी तक क्या होगा, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहेगा। ठीक है। तो इसको इसको समझने के लिए, फैराडे के प्रथम नियम को समझने के लिए क्या बताया फैराडे ने एक प्रयोग किया, उसी के आधार पर इस नियम को दिया। तो एग्जाम में अगर ये टॉपिक पूछता है तो आप पहले फैराडे का क्या बताइएगा, नियम बताइएगा, फिर फैराडे के प्रयोग को लिख दीजिएगा। और अगर प्रयोग पूछे तो पहले प्रयोग लिखना है, फिर इस नियम को लिखना है। ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, इतना लिखने के बाद लिखिएगा कि फैराडे ने एक प्रयोग किया जिसके आधार पर इस नियम को दिया, और वो प्रयोग इस प्रकार है। किस प्रकार है, क्या करेंगे कि हम एक तांबे के विद्युत रोधी तार लेंगे। तांबे का विद्युत रोधी तार लिया फैराडे ने और उसको क्या बना दिया, उसको उसकी कुंडली बनाकर, देखिए ऐसे सिरों को लपेट दिया है और उसकी कुंडली बनाकर बीच में गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी को क्या किया, उन्होंने जोड़ दिया। तांबे के विद्युत रोधी तार की कुंडली बनाया उन्होंने और बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। और जब हम विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं तो किस प्रकार हमको विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है या इसमें प्रेरित होता है, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ट्रिक के माध्यम से, ये है ट्रिक। जब हम क्या करते हैं, इस कुंडली के पास, इन ध्रुव को कुंडली के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। किस दिशा में, इस दिशा से इस दिशा में, यानी इधर से इधर क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। लेकिन दोस्तों जब हम इन ध्रुव को दूर लेके जाते हैं तो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है उसकी दिशा इन ध्रुव को पास लाने के विपरीत होती है। कैसे विपरीत, जब हम इन ध्रुव को पास लाए दोस्तों तो देख रहे हैं विक्षेप, है ना, गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप किधर उत्पन्न हुआ, इधर, और विद्युत वाहक बल किधर प्रेरित हुआ, इधर से इधर। लेकिन जब हम इन ध्रुव को दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है, इस गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप इधर उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल इधर से इधर प्रेरित होता है। कोई दिक्कत, ये ट्रिक है दोस्तों, घबराइएगा नहीं, एकदम आसान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, एस ध्रुव की बात। जब हम एस ध्रुव को पास लाते हैं दोस्तों तो भी विक्षेप उत्पन्न होता है गैल्वेनोमीटर की सुई में। लेकिन विक्षेप किस दिशा में उत्पन्न होता है, जब हम एन ध्रुव को पास लाए थे तो इधर उत्पन्न हुआ था। लेकिन जब हम एस ध्रुव को पास लाएंगे तो एन ध्रुव को पास लाने के विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा। देखिए, जब एन ध्रुव पास लाए तो विक्षेप किधर उत्पन्न हुआ, इधर, या फिर विद्युत वाहक बल किधर प्रेरित हुआ, इधर, इस दिशा में। लेकिन जब हम एस ध्रुव को पास लाए दोस्तों तो विक्षेप इस दिशा में उत्पन्न हुआ, इन ध्रुवों को पास लाने के विपरीत दिशा में। समझ आया। और जब हम एस ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो भी, जब हम एस ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो भी एन ध्रुव को दूर ले जाने के विपरीत विक्षेप प्राप्त होता है। कैसे,
जब हम एन ध्रुव को दूर लेके गए तो विक्षेप इधर उत्पन्न हुआ, लेकिन जब हम एस ध्रुव को दूर लेके गए तो विक्षेप इधर उत्पन्न हुआ। क्या समझ आता है कि एस ध्रुव को जब हम दूर या पास करते हैं तो एन ध्रुव को दूर या पास ले जाने के विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है या फिर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका 4 लाइन ऐसे पॉइंट बनाकर लिखेगा, 4 पॉइंट तो एक खत्म हो गया। आगे लिखा हूं मैं ट्रिक के माध्यम से तेजी से पास दूर। अब हम चुंबक को तेजी से पास दूर लाते हैं, ऐसे पास दूर करते हैं तेजी से, तो भी गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, तो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, ये हो गया। फेरों की संख्या बढ़ाने पर, फेरों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते बहुत बढ़ा दिया है ना, बहुत मतलब ये नहीं बनारस चल दीजिए आप, मतलब वो कॉन्सेप्ट समझिए, वो कॉमेडी भी करना है यहाँ पर। मतलब फेरों की संख्या आप जितना ज्यादा बढ़ा दीजिएगा है ना दोस्तों, मतलब फेरे जितने बड़े रहेंगे है ना, विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा प्रेरित होगा, लंबाई उसका बढ़ जाएगा ना ऐसे करके। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर अधिक विक्षेप उत्पन्न होता है। समझ आया? कुंडली पास लाएं, ये क्या हो गया, मैं ट्रिक से लिखा हूं ना, आपको डिटेल लिखना है, कैसे लिखना है। अब हम दोस्तों अभी तक क्या कर रहे थे कि हम कुंडली को या फिर परिपथ को स्थिर रख के चुंबक को पास ला रहे थे, दूर ले जा रहे थे। क्या कर रहे थे, कुंडली को या फिर परिपथ को स्थिर रख के चुंबक को पास दूर कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, चुंबक को स्थिर रखेंगे और कुंडली को पास दूर ले जाएंगे, तो भी विक्षेप उत्पन्न होता है। अब अपेक्षिक गति मतलब हमने क्या देखा, या तो हम कुंडली को स्थिर रखते हैं, चुंबक को पास दूर लेके आते हैं, तो विक्षेप उत्पन्न होता है, या तो हम चुंबक को स्थिर रखते हैं, कुंडली को पास दूर लेके आते हैं, तो भी विक्षेप उत्पन्न होता है। अब हम क्या करें, दोनों की अपेक्षिक गति कराएं, मतलब दोनों को ऐसे पास दूर करें, दोनों को एक साथ गति कराएं, तो भी विक्षेप उत्पन्न होता है। और इसी प्रयोग के आधार पर फैराडे ने ये नियम दिया। एक बार और पढ़िए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या नियम दिया, जब कभी किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराएं, मतलब जब हम चुंबक को पास ले आए या दूर ले गए, तभी तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ दोस्तों, यही तो नियम है। प्रयोग से पता चला ना, इसलिए जब पहला प्रयोग पूछे फैराडे का या पहला नियम पूछे, दोनों में एक ही चीज छाप के आना है। ठीक, आगे लाइन क्या कहता है, इसका अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। मतलब जब तक हम चुंबक को पास दूर करते रहेंगे या फिर कुंडली को पास दूर करते रहेंगे चुंबक के, तभी तक विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहेगा, है ना। ऐसा करना बंद कर देते हैं तो अस्तित्व नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट करिए, देखता हूं वीडियो चल रहा है कि नहीं, फिर दूसरा नियम बताता हूं। चलिए दोस्तों, अब फैराडे का दूसरा नियम देख लेते हैं। अगर आपको ये पहला नियम फैराडे का समझ आ गया है, तो दूसरा नियम एकदम हलवा होने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। तो क्या होता है फैराडे का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने पहले नियम में क्या देखा कि जितना चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन कराते हैं, उतना ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसी के आधार पर फैराडे ने दूसरा नियम दिया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है किस पे डिपेंड कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो और आसानी से समझ आएगा। चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, किसी क्षण, ठीक है, परिपथ का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ1 है, लेकिन टी समय पश्चात, है ना, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है परिपथ का, वो परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, φ। किसी क्षण परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, टी समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है ना। तब क्या लिखिएगा, तब
चुंबकीय, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन को कैसे दर्शाते हैं? अंतिम माइनस प्रथम, यानी कि फाई टू माइनस फाई वन बटे समय। तो बटे में समय को लिख दीजिएगा तो परिवर्तन की दर निकल जाएगा। ठीक है, परिवर्तन बटे समय यानी कि परिवर्तन की दर। ठीक है, तो फैराडे के लिखिएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, या फिर प्रेरण के नियम से, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम क्या देख रहे हैं? ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, यानी फाई टू माइनस फाई वन बटे टी, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी एप्सिलॉन के अनुक्रमानुपाती होता है। यही कहता है ना दूसरा नियम। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा, जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का बराबर लग जाएगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा के, है ना। अनुक्रमानुपाती जब हटाते हैं तो बराबर लग जाता है और एक कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट क्या लिए? के। और अंदर में क्या हो जाएगा? फाई टू माइनस फाई वन बटे टी। यहां पर लगाइएगा आप माइनस। माइनस क्यों लगाइएगा? क्योंकि ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए यहाँ क्या लगाया गया? माइनस लगाया गया। ठीक है, अब इधर को मिटाऊ क्या? क्योंकि वो छोटा छोटा लिखूंगा समझ नहीं आएगा, है ना। बड़ा लिखूंगा तो अच्छे से समझ आएगा, इसलिए थोड़ा इधर को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हम क्या निकाले हैं? दोबारा लिख देता हूं ना उसको। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या निकाले हैं? माइनस के, है ना, फाई टू माइनस फाई वन बटे टी। दोबारा लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन क्या जानते हैं हम? एस आई पद्धति में, एस आई पद्धति में आपका, ठीक है, के का वैल्यू होता है 1। तब आपका के का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपका एप्सिलॉन का वैल्यू निकलेगा माइनस, माइनस तो रहेगा, के 1 हो गया, यानी कि 1 से बुरा होगा तो वही वैल्यू आएगी। क्या आएगा? फाई टू माइनस फाई वन बटे टी। समझ आया? अब क्या लिखिएगा? यदि, है ना, डेल्टा टी समय में, या डेल्टा टी समय अंतराल में, है ना, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो? डेल्टा फाई हो। तो हमने अब तक क्या लिया था? टी समय दिया था, लेकिन हम डेल्टा टी समय की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो? डेल्टा फाई हो। तब आपका, इधर लिखता हूं, तब आपका जो ये वैल्यू है एप्सिलॉन का वो हो जाएगा इक्वल टू, माइनस लगाइएगा, और ये फाई टू माइनस फाई वन की जगह क्या लिखिएगा आप? डेल्टा फाई। और समय टी के जगह हम डेल्टा टी ले रहे हैं, इसलिए टी के जगह बटे में क्या लिखिएगा आप? डेल्टा टी। समझ आया? अब लिखिएगा, है ना, समय अंतराल, समय अंतराल बहुत अल्प या फिर बहुत कम, क्या हो? समय अंतराल बहुत अल्प, अर्थात, अर्थात आपका जो डेल्टा टी समय अंतराल है वो बहुत कम हो, यानी कहीं ना कहीं जीरो की ओर अग्रसर हो रहा हो, तो लगभग जीरो के बराबर हो, तो ठीक है, तब क्या हो जाएगा? आपका एप्सिलॉन का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो जाएगा?
क्या था आपका डेल फाई अपॉन डेल टी था, ठीक है। और डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए यहाँ लिमिट लगाइएगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, समझ आया। और क्या था यहाँ पर, माइनस था तो माइनस को लिखना ना भूलिएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए डेल फाई अपॉन डेल टी और यहाँ लगा दीजिए माइनस। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, जब लिमिट उमिट हटाइएगा तो वो सॉल्व होके क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं डी फाई अपॉन डी टी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस, या डायरेक्ट लिख दीजिए, ये ना लिख के आप ऐसे लिख दीजिए डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ ना लिखिए नीचे लिखिए, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा तो ये है ना, लिमिट उमिट हटाइएगा तो डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा और ये माइनस का जी। तो नीचे लिखिएगा यही फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। तो दोनों नियम हम बहुत आसानी से समझ चुके हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि ये पहला नंबर है दोस्तों, इसको पहले लिखिएगा, फिर दूसरा नंबर ये है, फिर तीसरा नंबर ये है। ये बोलना भूल गया था मैं, अब करिए स्क्रीनशॉट।